नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में खास जगह दी है। और आपके दिल में खास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहां ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियां सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। तो सर, आज कौन कौन सी कहानी आप लाए हैं हमारे लिए? सुरीले नगमों के साथ आज जो दिलफरेब दास्ताने इस महफिल में सजाने आया हूं, उनमें पहली दास्तान है 1942 की फिल्म तमन्ना का एक डुएट सॉन्ग, जहां मन्ना डे के साथ डुएट गाने के लिए तलाश की गई एक छोटी सी बच्ची की। यह है पहली स्टोरी। साथ ही बताऊंगा किस राजनेता पर लिखी गई नज्म सुनाने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को भेज दिया गया आर्थर रोड जेल। हमेशा की तरह हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया, जहां आज दिल याद करेगा जाने माने अभिनेता, खलनायक की भूमिका में ख्याति प्राप्त अभिनेता शरद सक्सेना को। 5वां सेगमेंट छोटी छोटी भूलों की तरफ इशारा। आज चर्चा करेंगे जिस फिल्मी मिस्टेक का, उस फिल्म का नाम है गदर, एक प्रेम कथा। और अंत में टाटा नगर, ये तो रेलवे स्टेशन है, जमशेदपुर से श्रद्धा रोहित का सवाल और मेरा जवाब। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। किस्सा 1942 का है। लक्ष्मी प्रोडक्शंस के बैनर तले फणी मजूमदार के निर्देशन में एक फिल्म बन रही थी, तमन्ना। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे उस समय के सुप्रसिद्ध संगीतकार केसी डे, कृष्णचंद्र डे, जो गायक मन्ना डे के काका हुआ करते थे और गुरु भी। मन्ना डे उन दिनों अपने काका केसी डे के साथ उनके सेकंड असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। इस फिल्म तमन्ना का एक डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड किया जाना था और जो डुएट है उसके बोल थे, जागो जागो आई उषा। लेकिन उसके लिए उपयुक्त सिंगर्स नहीं मिल रहे थे। हार कर म्यूजिक डायरेक्टर केसी डे ने फैसला दे दिया, इस गीत की मेल वॉइस मन्ना यानी मन्ना डे की होगी। मन्ना डे ने यूं तो बंगाली गीत गाए थे, पर प्लेबैक सिंगर के रूप में हिंदी फिल्म तमन्ना में गाने के लिए उनका सिलेक्शन हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब समस्या थी फीमेल सिंगर को खोजने की। कोशिशें शुरू हो गईं। काफी कोशिशों के बाद केसी डे के सामने एक सुंदर सी लड़की को स्टूडियो लाया गया। जो आदमी लेकर आया था उसने कहा, दादा इस लड़की को अवसर क्यों ना दें, दे दीजिए। छोटी है पर गाती बहुत अच्छा है, सुरीली है, सधी हुई गायिका की तरह गाती है। और ऐसा ही हुआ, उसे चांस दिया गया। मन्ना डे के साथ प्लेबैक सिंगर के रूप में पहली बार जिस लड़की ने गीत गाया फिल्म के लिए प्लेबैक, छोटी सी, खूबसूरत सी, प्यारी सी लड़की, अच्छी गायिका, उस लड़की का नाम था सुरैया। बात तब की है जब हिंदुस्तान की जनता को आजादी का सूरज पहली बार देखने को मिला। पूरे मुल्क में, अवाम में खुशियां थीं, शादमानियां थीं, लोग नाच रहे थे, झूम झूम कर गा रहे थे। सुप्रसिद्ध शायर मजरूह सुल्तानपुरी भी देश और वतन की इस खुशी में शामिल थे। विचारधारा वामपंथी थी। प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य भी थे। अपने साथियों से मिलकर उन्होंने एक बैम्बू की कलम भी तैयार की थी। मन में कहीं ये सोच थी कि उनके देश को जितनी बड़ी आजादी मिली है, उतनी ही आजादी जमहूरियात में, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में कलम वालों को भी मिलती है। शायर लिख सकते हैं अपने
विचार, अपने दिल की बात। मजरूह की शायरी राजनेताओं की मोहताज न होकर गरीबों और शोषितों की आवाज थी। एक बार की बात है, मिल मजदूरों द्वारा आयोजित मुशायरे में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लिखी एक नज्म सुनाई। यह तंज था, जबरदस्त सटायर, सरकाज़म। नज्म नेहरू जी के विरुद्ध थी, जो कुछ खादीधारी राजनेताओं को नागवार गुजर गई। इन राजनेताओं में मोरारजी देसाई भी थे, जो उस समय बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे। बॉम्बे एक स्टेट थी तब। वो खफा हो गए, इतने खफा हो गए कि आनन फानन में सरकारी निर्णय ले लिया गया और एक शायर को, एक प्रगतिशील विचारधारा वाले, एक देश को समर्पित साहित्यकार को, कवि को आर्थर जेल में डाल दिया गया। सरकार ने कहा माफी मांग लीजिए, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कहने लगे माफी मांगने की बजाय जेल में रहना पसंद है, क्योंकि अपराध विचारों को जनता के सामने लाने का किया है, जिसकी अनुमति हमारा संविधान, हमारा प्रजातंत्र, हमारी जमहूरियत इस बात का हक देती है हमें कि हम निंदा कर सकें, आलोचना कर सकें। परंतु ध्यान रहे, आलोचना एक बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज है। क्रिटिसिज्म इज अ वेरी वेरी हेल्दी फिनोमेना। अधिकार मिला है क्रिटिसाइज करने का, अधिकार गाली बकने का नहीं है। 2 साल के बाद मजरूह सुल्तानपुरी को जेल से छोड़ा गया था, मगर यहां जेल की सलाखों के पीछे भी वो कविता में संलग्न रहे और गरीबों और शोषित लोगों की तकलीफों को आवाज देते रहे। वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ जी, 92.7 बिग एफएम से। हाँ जी, नमस्कार अन्नू जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दें ताकि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी पता पड़े कि कौन सा श्रोता किस नगरी से बात कर रहे हैं। जी जी, मैं कल्पना द्विवेदी, झांसी से, सिविल लाइन से। जी 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 जी। तो कल्पना जी, झांसी ही जन्मस्थल है आपका? जी हाँ, यही मायका ससुराल, यही जन्मस्थली, यही कर्मस्थली, सब कुछ यही है। अरे वाह 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 कल्पना जी। परिवार में और कौन कौन है? सर, मेरे हस्बैंड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। जी जी। और मेरे 2 बेटे हैं जी, जो बाहर है, अभी स्टडी चल रही है उनकी। तो संगीत अच्छा लगता है? संगीत वैसे तो किसको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सर, पुराने सॉन्ग सर मैं कोई भी सुन सकती हूँ, 60-70s के, मदन मोहन के, मुकेश रफी साहब के, या लता मंगेशकर, आशा भोसले के। सब ये सब तो टीम एक ऐसी थी उस दौर की जी। कि कोई भी गाना सुन ले, कोई कह ही नहीं सकता कि ये ठीक नहीं है। कल्पना जी, तो दौर ही अलग। तो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? और गाना ही नहीं सुनना है, अगर द्विवेदी साहब के लिए गाना सुनवाना है तो उनको ही समर्पित भी कर देंगे आपकी तरफ से। अरे सर, आपको बताएं, हम दोनों ही बड़े शौकीन हैं, और कभी कोई घर के फंक्शन होते हैं तो हम दोनों थोड़ा सा ज्यादा अच्छा तो नहीं गा पाते, लेकिन कभी कभी डुएट सॉन्ग गाते हैं। हम लोगों ने अभी गाया था, अपनी एनिवर्सरी का फंक्शन था। कौन सा गीत गाया था? ये गाया था हम लोगों ने, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तो अभी द्विवेदी साहब अभी कहाँ हैं? सर, ये सौभाग्य है, वैसे इस समय वो ऑफिस में रहते हैं रोज, आज पता नहीं कैसे आए। द्विवेदी साहब, अन्नू कपूर के प्रणाम स्वीकार हों झांसी नगरी को भी और द्विवेदी परिवार को भी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। बहुत सौभाग्य हमारा कि हमारी आपसे बात हो रही है। सौभाग्य तो हमारा है। हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यही प्रार्थना है। तो गाना वही सुनवा दूं, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। जी सर, जी सर। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा जाने माने अभिनेता श्री शरद सक्सेना को। 17 अगस्त 1950 को सतना में जन्मे शरद सक्सेना का अधिकांश समय बचपन भोपाल में बीता। आरंभिक शिक्षा भी भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में ही हुई। बाद में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चले गए जबलपुर, जहां से उन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री शरद सक्सेना का रुझान नौकरी करने की बजाय अभिनय और कला की ओर ज्यादा था, परंतु पिताजी चाहते थे कि शरद पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, फिर जो करना है करें। इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद शरद सक्सेना 1972 में चले आए बंबई।
फिल्मों में किस्मत आजमाने। लेकिन अभिनय का सफर शरद के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा। शरद का स्वयं कहना है कि एक तो उनकी शक्ल सूरत आम हीरोज की तरह चिकनी चुपड़ी नहीं थी, दूसरे उनका शारीरिक गठन मसलमैन यानी पहलवानों की तरह। तो काफी संघर्ष करने के बाद ब्रेक मिला फिल्म बेनाम में, वो भी एक हेंचमैन यानी जो बॉस होता है उसके गुंडे का। आगे चलकर शरद सक्सेना को दिल दीवाना, एजेंट विनोद, काला पत्थर सहित अनेक एक्शन फिल्म में जो रोल मिले वो भी कुछ कुछ फाइटर किस्म के रोल थे। हिंदी फिल्मों के अलावा शरद सक्सेना ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और टेलीविजन पर बहुत लोकप्रिय हुए धारावाहिक महाभारत में भी कीचक की भूमिका निभाई। 3 दशक से ज्यादा और लगभग 300 से ऊपर फिल्मों में काम करने के बावजूद शरद सक्सेना को काफी समय तक इस बात का मलाल रहा कि ना तो पूरी तरह उन्हें हीरो की कैटेगरी में शामिल किया गया और ना ही विलन की कैटेगरी में। हां, उनके फिल्मी करियर में एक नया अध्याय तब जरूर आरंभ हुआ जब उन्हें चरित्र भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गईं। शरद सक्सेना ने जिन प्रमुख फिल्मों में काम किया उनमें से कुछ स्मरणीय नाम है मिस्टर इंडिया, त्रिदेव, घायल, खिलाड़ी, गुप्त, द हिडन ट्रूथ, सोल्जर, बागबान, गुलाम, फना, कृष, एक ही रास्ता, बजरंगी भाईजान इत्यादि। गुलाम फिल्म में सर्वश्रेष्ठ खलनायक की भूमिका के लिए उन्हें 1998 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार शरद सक्सेना हाल फिलहाल मड आइलैंड मुंबई में रहते हैं। पत्नी श्रीमती शोभा सक्सेना, पुत्र श्री विशाल और पुत्री हैं वीरा। सो आज अगर वो ये कार्यक्रम सुन रहे हों, परिवार के लोग सुन रहे हों, श्रीमती सक्सेना सुन रही हों, बच्चे सुन रहे हों, तो ये सनद रहे कि 92.7 बिग एफएम पर बहुत ही आदर, सम्मान और अच्छी यादों के साथ हमने श्री शरद सक्सेना को याद किया। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सुखी रहें, खुश रहें, यही मंगल कामना है। गदर एक प्रेम कथा की छोटी सी त्रुटि। इस फिल्म में अमीषा पटेल की मां लिलिट दुबे पर फिल्माया एक गाना है जिसके अंग्रेजी बोल है के सेरा सेरा, Whatever will be, will be। यहां एक बेसिक थोड़ी सी त्रुटि है। गदर फिल्म की कहानी का जो बैकग्राउंड है वो भारत विभाजन के पूर्व का है या उस समय का है, 1946-1947 का। जबकि के सेरा सेरा जो गीत है वो पहली बार 1956 में आया था प्रकाश में। जे लिविंगस्टन एंड रे इवांस की सॉन्ग राइटिंग टीम द्वारा लिखा गया ये पॉपुलर सॉन्ग सबसे पहले हमें सुनाई पड़ा 1956 की एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म जिसका टाइटल द मैन हु न्यू टू मच। ये थोड़ी सी गलती हो गई, चलिए हो जाती है कभी कभी। जमशेदपुर टाटानगर से श्रद्धा रोहित ने एक निजी सवाल किया है। वो जानना चाहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबे अरसे तक काम करने के दौरान क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुझे कोई ऐसी फिल्म मजबूरन करनी पड़ी हो जो मेरे स्वभाव से मेल ना खाती हो। श्रद्धा जी, फिल्म इंडस्ट्री की बात बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी तो पूरा कॉम्प्रोमाइज का नाम है। हम सबको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जाने की वेला में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कैसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? 8 घंटे की नींद कहती है कि बिस्तर पे सो जाओ और उसके बाद चलो फिरो, परंतु लास्ट मोमेंट में 8 घंटे नहीं 24 घंटे हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ता। लाइफ पूरी कॉम्प्रोमाइज है, हम सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। जहां तक इस सवाल का जवाब है तो डायरेक्ट बोल रहा हूं जी। 1988 में एक प्रपोजल आया, सेमाई पोर्नो फिल्म थी वो, और मैंने मना कर दिया था। हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे, भूपी साहब उनका नाम था, तो मैंने कहा कि जाओ 8,000 रुपये पर डे मांग लो। मुझे पूरी उम्मीद थी, उन दिनों में 3,000 रुपये पर डे पे काम कर दिया करता था, क्योंकि सब्जेक्ट जब मैंने सुना था तो पूरी तरह से सेमाई पोर्नो फिल्म थी वो। तो मुझे ऐसा था कि वो प्रोड्यूसर साहब मना कर देंगे 8,000 रुपये, लेकिन उन्होंने हाँ कर दिया। अब मैं फंस गया। मेरे सेक्रेटरी भूपी जी ने कहा कि जी अब तो करना पड़ेगा, तो इस तरह से मुझे वो फिल्म करनी पड़ी। और वो बिहार और यूपी बिहार के मेले ठेलों में अभी भी बहुत हिट है। उस फिल्म का नाम है प्यासी निगाहें। और
लेकिन उसको भी पूरी ईमानदारी के साथ किया। क्षमा याचना सहित जो लोग सुन रहे हैं, हम सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आज सेमाई पोर्नो या पोर्नो फिल्म में काम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं रह गई है। आज समाज थोड़ा सा और व्यापक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार कर लेता है। अगर ऐसा ना होता तो सनी लियोनी हमारे देश की एक बड़ी हीरोइन में उनका नाम कभी नहीं गिना जाता। आज के लिए इतना ही मेरे मेहरबान दोस्तों। फिर आपसे मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कोई क्षमा, कोई गलती हो गई हो कभी बोलने में, भूल चूक, तो क्षमा करें। आपने इस प्रोग्राम को जितना मान सम्मान दिया है, एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, तो मैं सिर्फ फिल्मी कहानियां और फिल्मी गाने ही नहीं सुनाना चाहता, अपने देश और समाज के लिए कुछ योगदान भी देना चाहता हूं। कम से कम मुझे इस प्रजातंत्र में अपने विचार सामने रखने का पूरा हक है। बड़े प्यार से आप सुनते हैं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत, वंदे मातरम।